हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर आपको पढ़ रहे थे एसएचएम, जो कि लास्ट टॉपिक में हम लोग है दैट इज आवर सिंपल पेंडुलम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपल पेंडुलम में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात भी किया था, इस पर सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं। तो अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे आपको सिंपल पेंडुलम पर, किस पे बात कर रहे थे? सिंपल पेंडुलम पे। और इस बार आपने देखा था कि एनडीए में इससे क्वेश्चन भी आया था सिंपल पेंडुलम से, बेहतरीन क्वेश्चन। तो हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, T=2π√L/G। ये आया था आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग सिंपल पेंडुलम। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? ये आपका क्या है, जहाँ से स्ट्रिंग जो है बंधा हुआ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ये क्या आपका है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ से आपका बॉब लटका हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये आपका थ्रेड है। और ये आपका इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ किसको बोलेंगे? बॉब के जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। आइए हमारा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो यही है टाइम पीरियड इसका 2π। ये 2π कांस्टेंट है √L/G। तो L के क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना टाइम पीरियड जो है ज़्यादा लगेगा। डैट इज ऑक्सीलेशन जो है वो ज़्यादा समय में कंप्लीट करेगा, ठीक है। वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। तो T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √√² ऑफ लेंथ। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टाइम पीरियड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके √G के। G के कैसे इफेक्ट है? क्योंकि बॉब जो है मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेस होता है तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। जब बॉब जो है आपको मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेस हुआ तो उस पर कंटिन्यूस आपको रीस्टोरिंग फोर्स लगा। अब वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? बॉब को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है और लाता है, ठीक है, मीन पोजीशन पे। तो कौन सा फोर्स लाता है? दैट इज F=-kx। यहाँ पर मैंने बताया था जब G का जब यहाँ पर मैंने रिजोल्यूशन किया था तो बताया था इधर लग रहा था कौन सा आपको? G sin थीटा। G sin थीटा या mg sin थीटा, यही आपका एक था फोर्स जो कि बॉब को मीन पोजीशन पे ला रहा था। फिर मैंने इसको इसके इक्वल किया था, आपको याद होगा टाइम पीरियड जब कैलकुलेट किए थे। तो यही G sin थीटा जो है ले आता है बॉब को मीन पोजीशन पे। तो डैट मीन्स जो है ये G sin थीटा या mg sin थीटा जो है जितना ज़्यादा बॉब डिस्प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा उस पर G का इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर जो है टाइम पीरियड जो है कम होगा जब G जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। डैट मीन G का इफेक्ट ज़्यादा कहने का मतलब है कि बॉब को अगर ज़्यादा हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस या अपने मीन पोजीशन पे लाएंगे तो टाइम पीरियड हमारा कम लगेगा। वही आपका उल्टा हो जाएगा। अगर G का इन्फ्लुएंस कम है, दैट इज़ पार्टिकल को मीन पोजीशन पे हम लोग ला रहे हैं, मतलब अगर बॉब डिस्प्लेस हुआ बट mg sin थीटा का जो इफेक्ट है वो कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। दैट इज पेंडुलम धीरे धीरे ऑक्सीलेट करेगा, यही इसका मीनिंग है। तो यही दो फैक्टर है जिस पे टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है। अब बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, जिस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो आपके होता है, इस पे क्वेश्चन भी आया था कि जब मास को हम लोग डबल कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार एनडीए में। तो मास ऑफ द बॉब पे ये डिपेंड नहीं करता है कि मास बॉब का कि पेंडुलम कितना भारी है कितना हल्का है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ इफेक्टिव लेंथ और G पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग सॉलिड आयरन का बॉब लें या लाइट एल्युमिनियम का लें तो उससे भी नहीं मतलब उसको है कि मतलब बड़ा है कि या छोटा पेंडुलम है। वो सिर्फ डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ और G पे डिपेंड करता है। बट वन थिंग नोटिस करना है कि शेप और साइज जो है बॉब का वो सेम रहना चाहिए।
दैट मीन्स जो शेप और साइज का है, दैट मीन्स जो इफेक्टिव लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इफेक्टिव लेंथ कम बेसी हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ने लगेगा। तो जो लाइट एल्युमिनियम बॉब है उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं सॉलिड आयरन बॉब से तो कहीं ना कहीं उस पर टाइम पीरियड पे फर्क नहीं आएगा तब तक जब उसका रेडियस सेम रखेंगे। जब दोनों एल्युमिनियम बॉब है एज फॉर एग्जांपल या आयरन बॉब है, अगर दोनों को रिप्लेस करते हैं और सेम रेडियस है तभी हमारा टाइम पीरियड जो है रिमेन अनचेंज हो जाएगा। तो हमें क्या मालूम चला कि मास ऑफ द बॉब पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं होता है, बट एक थिंग नोटिस करना है कि शेप और साइज जो है वो हमें क्या रखना है, सेम रखना है। ये वन थिंग आपको माइंड में रखना है। तो ये हो गया व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब हम लोग कुछ इसके स्पेशल केस पे आज हम लोग बात करेंगे। टाइम पे सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट केस, सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, जब इसको लिफ्ट में रखेंगे, सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट बताने से पहले मुझे एक क्वेश्चन माइंड में आ गया, मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है इस टाइम पीरियड पे कि झूला, अधिकतर आदमी झूला आप लोग ने झूला होगा, जब आप लोग अभी भी आप लोग झूला झूलते हैं, जब पार्क में हम लोग जाते हैं तो झूला जब हम लोग झूलते हैं, पर्सन जो है सीट कर रहा है, बैठ के अपना झूला झूल रहा है, तो उसका क्या है, सपोज कीजिए कि ये आपका जो है झूला है और यहाँ पे जो है पर्सन बैठ के अपना ऐसे अपना झूला क्या कर रहा है, झूल रहा है अपना, ठीक है। ये इसका क्या है, झूला का जो ये है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब है कि जहाँ पे टोटल बॉडी, टोटल मास जो है बॉडी का वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जो है ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, झूला का जो ये स्ट्रिंग है जहाज से जो है बंधा हुआ है और आदमी जो है उसी के सपोर्ट से जो है अपना झूल रहा है, ठीक है। बट जैसे पर्सन झूल रहा है, ठीक है, झूला झूल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे पर्सन स्टैंड आउट हुआ तो क्या हुआ, उसका सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, ऊपर आ गया। सेंटर ऑफ मास ऊपर आने का मतलब क्या हुआ कि जो इफेक्टिव लेंथ है अब ये इस पोजीशन पे आ गया। पहले इफेक्टिव लेंथ जो था यहाँ पे था, पहले इफेक्टिव लेंथ कहाँ पे था, यहाँ पे था इफेक्टिव लेंथ। अब क्या हुआ कि जैसे पर्सन स्टैंड आउट हुआ तो उसका इफेक्टिव लेंथ जो है अब डिक्रीज हो गया। जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है झूला का, वहाँ से जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है अब ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। दैट मीन्स अब उसका इफेक्टिव लेंथ भी जो है आप लोग देख रहे होंगे वो क्या हो गया है, दैट इज एल डैश जो है वो जो है कम हो गया है एल से, ठीक है, वो क्या हो गया है, कम हो गया एल से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इफेक्टिव लेंथ कम हुआ तो उसका मतलब हुआ कि टाइम पीरियड भी आपका कम हो जाएगा। मोस्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब व्हेन ए पर्सन सिटिंग इन ए पेंडुलम एंड सडनली व्हेन ए पर्सन स्टैंड आउट देन व्हाट विल अफेक्ट ऑन हिज टाइम पीरियड। तो व्हेन ए पर्सन सिटिंग ऑन ए पेंडुलम इट्स सेंटर ऑफ मास from where its body exists and from the center of mass to the point of suspension is called effective length. But when person sudden rise, its effective length from the center of mass is decreases and hence time period also decreases because time period is directly proportional to square root of the length of pendulum. Okay, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसको दिमाग में रखिएगा, मैं इसको प्रैक्टिस में कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब आइए सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट। अब हमें मन कर रहा है कि सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रखा जाए। लिफ्ट में आप लोग जानते हैं जब भी मॉल जाते हैं तो हम लोग लिफ्ट से जाते हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ये मान के चलिए कि ये आपका लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ ये आप है, ठीक है, ये आप है, और यहाँ से क्या है, ये जो है आपका सिंपल पेंडुलम है। लिफ्ट में आप लेके इसको चले गए, लिफ्ट में लेके चले गए हैं। तो जब हम लोग जब लिफ्ट का जब कंडीशन पढ़ते हैं तो इसके 4 कंडीशन अराइज होते हैं। कौन कौन से? पहले कंडीशन अराइज होता है कि जो लिफ्ट है रेस्ट में है। पहली कंडीशन क्या मानते हैं कि लिफ्ट रेस्ट में है। सेकंड कंडीशन, लिफ्ट हमारा मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तब टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा। थर्ड केस पढ़ेंगे जब लिफ्ट हमारा
मूव करेगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए के साथ। फोर्थ केस क्या पढ़ेंगे कि जब लिफ्ट का जो रस्सी है वही टूट गया, दैट इज जो है अब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल पे गिरने लगेगा, तब क्या टाइम पीरियड आएगा। पहला क्या होगा कि जब लिफ्ट रेस्ट पे होगा, लिफ्ट एट रेस्ट। सेकेंड केस पढ़ेंगे लिफ्ट जब है मूव्ड विथ एक्सेलरेशन ए ऊपर की ओर, फिर जब लिफ्ट जो है मूव डिसेंड नीचे की ओर आएगा विथ एक्सेलरेशन डिक्रीज। फोर्थ पढ़ेंगे जब लिफ्ट एंड when the rope कट डाउन। ये फोर्थ कंडीशन पढ़ेंगे और इसी पे हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या इसके टाइम पीरियड पे हमें चेंज देखने को मिलेगा। ये फोर्थ केस। तो पहला केस है कि आपका जो है लिफ्ट जो है रेस्ट पे है, तो क्या टाइम पीरियड पे आएगा फोर्थ। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट जो है वो भी रेस्ट पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, जो चैप्टर नहीं पढ़े उस पर थोड़ा सा हल्का सा बात करेंगे। इसके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ये जो है बॉब है, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है mg, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg कैसे लग रहा है, क्योंकि ये बॉब का जो मास है उसी के अकॉर्डिंग उस पर एक वेट लग रहा है अर्थ के द्वारा, डैट इज टुवार्ड्स द अर्थ की ओर एक उसके वेट लग रहा है उसके मास के इक्वल, दैट इज mg, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है इक्वल टू mg, ठीक है। फिर ऊपर की तरह के लग रहा है क्योंकि यहाँ से बंधा हुआ है तो इस पर एक टेंशन भी लग रहा है। टेंशन क्या है, एक सपोर्टिंग फोर्स है, वो लगता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, हमें अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है हमेशा, क्या लगता है, टेंशन, ठीक है। अब बात आती है जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब पेंडुलम जब रेस्ट पे है तो दैट मीन्स ना ये इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, दैट इज वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। वो कौन सा कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि T इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। मतलब जो है दोनों फोर्स क्या है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ना बॉब ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि पेंडुलम ही हमारा मूव नहीं कर रहा है, तो बॉब भी ऑब्वियसली बात है कि रेस्ट ही में रहेगा। तो T इक्वल टू mg। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका होता है T इक्वल टू 2π √L/g। क्या होता है, T इक्वल टू 2π √L/g। तो यहाँ का जो G इफेक्टिव है वो भी आपका G के ही इक्वल होगा, क्योंकि लिफ्ट अगर लिफ्ट जो है ना एक्सेलरेशन के साथ मूव अप हो रहा है ना मूव डाउन हो रहा है, तो डैट इज यहाँ पे जो G इफेक्टिव है वो भी इसी G के इक्वल आएगा। तो डैट मीन्स टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं करने पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट जब है, जब बॉब जब है, जब वो रेस्ट में है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा फर्स्ट केस में, when object is rest when it placed in the lift, then there is no effect we will get in the time period। एक केस और पढ़ लेते हैं और बाकी दो केस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक है जब लिफ्ट को मूव करते हैं एक्सेलरेशन ए के साथ, जब आपका जो है लिफ्ट जब है ए एक्सेलरेशन के साथ मूव आएगा, इसी के साथ खेला शुरू होगा, इसी से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। जब लिफ्ट को हम लोग एक्सेलरेशन ए के साथ मूव अप होंगे तब क्या उसके टाइम पीरियड पे प्रभाव करेगा। एक सिंपल सा ऑब्वियसली एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई पर्सन जो है 50 kg का जो है लिफ्ट को अगर हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर दें, क्या मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है 50 kg का जो है वो लिफ्ट के साथ अपना जो है, ठीक है, अगर लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस तो देखते हैं कि जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो हमें भारी महसूस होता है, हेवी महसूस होता है। क्यों? और अगर जब इसका वेट निकालेंगे, जब इसका एपरेंट वेट निकालेंगे, तो जो उसके एक्चुअल वेट है जो ऑब्जेक्ट का, उससे काफ़ी ज़्यादा आएगा। उससे क्या आएगा?
काफ़ी ज़्यादा आएगा। जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जब ऐसा केस आता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का जो मास है 50 और फिर G+A करते हैं 10 + 12, तो आएगा आपका 600 न्यूटन। बट हमें बताना है उस ऑब्जेक्ट का मास, तो डिवाइडेड करेंगे G से, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 60 kg। 50 kg का है, बट जब वो लिफ्ट में चढ़ा है और 2 मीटर/सेकेंड से लिफ्ट को एक्सलेटेड दिए हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो है मास क्या हो गया है 60 kg। ये हम लोग पढ़ेंगे सारा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एप्पल जो है यहाँ पे जो इफेक्टिव जी निकालते हैं, तो उस पर हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो केस है, हमें टाइम पीरियड पे बात करना है। तो एक बात जानिए, जब भी लिफ्ट ए एक्सलेटेड के साथ मूव अप होता है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फोर्स का। किस पे कॉन्सेप्ट आता है? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है? एक तरह का आपको इसको बोलते हैं फॉल्स फोर्स है, नकली फोर्स है। कैसे नकली फोर्स है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जो है पेंडुलम के साथ जब लिफ्ट में चढ़ा है, तो क्या है कि लिफ्ट जो है एक्सलेटेड के साथ मूव अप हो रहा है, ये बात क्लियर है। बट मैंने जब आपको जब पढ़ा रहा था 1D मोशन, तो मैंने बताया था एक फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट ऑफ मोशन कहते हैं उसके रेफरेंस पॉइंट से। ये लिफ्ट जो है, बाहर जो बैठा व्यक्ति है उसके अनुसार ये मोशन में है, बट जो व्यक्ति लिफ्ट में है उसके अनुसार जो ये पेंडुलम है वो रेस्ट में है। क्या है? वो रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हल्का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। तो जो है यहाँ क्योंकि जो बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है और यहाँ पे जो व्यक्ति है, दोनों का हम लोग जो निकालेंगे इफेक्टिव जी, काफ़ी फर्क आता है। तो अगर जी पे फर्क आएगा तो टाइम पीरियड पे फर्क आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक फोर्स मानते हैं स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स वहीं पे आता है जहाँ पे इनर्शिया का जो है वैलिड नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। इनर्शिया मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बाहर पे है, बाहर से इसको जब इस कंडीशन को जब वो देख रहा है, तो बाहर से है मतलब डैट मीन्स इसका एक्सलेशन 0 है, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया का लॉ फॉलो हो रहा है। आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जब सर बाहर है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ तो घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, बट हम मान रहे हैं कि अर्थ जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, बट जब जो एक्सलेशन चेंज हो रहा है वो हम लोग काफ़ी स्मॉल मान रहे हैं। इस कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सलेशन 0 है। बट लिफ्ट के केस में, बट इसी के केस में अगर ये ऑब्जेक्ट इसको देखे तो क्या कहेगा कि ये दोनों क्या है, मोशन में है। बट अगर इससे पूछा जाए कि ये क्या बॉब पेंडुलम मूव कर रहा है, तो ये बोलेगा नहीं, ये क्या है, रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि ये जो इसके अनुसार जो इफेक्टिव जी आएगा, इसके अनुसार आएगा आपको G+A, और इसके अनुसार आपका आएगा mg। ये अपने अनुसार ये भी सही निकाला, ये भी सही निकाला, बट जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बोला कि आप लोगों ने रेफरेंस पॉइंट को जो है, आपने जो है रेफरेंस पॉइंट पे नज़र नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। स्यूडो फोर्स वहीं पर लगता है यहाँ पे इनर्शिया का जो लॉ डिफाइन नहीं होता है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ मोशन डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सलेशन फोर्स लग रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यही पे बाकी हम लोग सारा डिस्कस करेंगे जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है न्यूटन्स वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगता है। स्यूडो फोर्स कब, कहाँ पर, कब, किस डायरेक्शन में लगेगा? उस डायरेक्शन में लगेगा जहाँ पे पेंडुलम जो है, जहाँ पे उसके ओपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर जो लिफ्ट है एक्सलेटेड है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो है स्यूडो फोर्स है उसके डाउनवर्ड में लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सलेटेड हो रहा है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में लगेगा स्यूडो फोर्स। यही अब फॉर्मूला सेम होता है -m में। माइनस किस लिए? क्योंकि एक्सलेटेड अपवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा आपको क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक्सलेट होता डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लगता अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन हो रहा है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसीलिए जब हम लोग लिफ्ट में जब हम लोग
चढ़ते हैं और लिफ्ट जब एक्सटेंड होता है तो हमें भारी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम पे कंटिन्यूअस एक mg फोर्स लग रहा है और एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, जिस वजह से दोनों फोर्स हमें खींच रहा है, जिस वजह से हमें भारी महसूस होता है। और बाकी जो है कॉन्सेप्ट जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करता है तो इफेक्टिव जो g है वो बढ़ जाता है g+a। तो जब इफेक्टिव g बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगा तो g जो है बढ़ जाएगा, a+g हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब जो है कम ही समय में वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीलेट करने लगेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तब बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने कुछ आपको हल्का फुल्का डिस्कस किया लिफ्ट के केस में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा क्यूरी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।